Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is biodiversity and its conservation. So in the last class we had discussed about the importance of biodiversity, in which we covered the first point, that is the economical significance. इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस में हमने क्या देखा था कि कैसे हम हमारी लोकल वाली ब्रीड को, लोकल वाली वैरायटी को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव कैसे होगी कि अगर हम उसमें कोई बाहर की स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दें, किसी बाहर की वैरायटी को अगर हम हमारी लोकल वाली में इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैरायटी इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस होगा, हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। क्रॉप की यील्ड में क्या आएंगे, क्रॉप की यील्ड्स बढ़ेंगी, और क्रॉप की यील्ड्स बढ़ेगी साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा था इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस में कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उससे हमारी क्रॉप की यील्ड भी मैक्सिमम होगी, साथ ही साथ हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस में मेडिसिनल वैल्यू। सो मेडिसिनल वैल्यू में क्या है, मैनी हर्बिशियस प्लांट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी टाइप ऑफ डिजीज। अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू देते हैं, जिनको हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा हम किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज़ का हम क्या कर सकेंगे, क्योर कर सकेंगे। अगर सपोज़ करो बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, ट्रीज़ में, प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, तो क्या ये जो इतनी सारी डिजीज़ है ये सब क्योर हो पाती, नहीं हो पाती। हमारी इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम मेडिसिनल वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी मेडिसिन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं और बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू वाली जो बायोडाइवर्सिटी है, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। तो सबसे फर्स्ट है सिनकोना। सिनकोना कहाँ से मिलती है, बार्क यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ट्री, ये जो सिनकोना ट्री है, इस सिनकोना ट्री की ये जो बार्क होती है, इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। अब सपोज़ करो सिनकोना का ट्री नहीं होता तो क्या मलेरिया का ट्रीटमेंट हो पाता, नहीं हो पाता। हमारे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है और उस बायोडाइवर्सिटी के कारण ये सिनकोना ट्री हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, और ये अवेलेबल है अभी तक, इसी वजह से हम मलेरिया का क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या हमारे पास मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि जिससे क्योर हो रहा था वो तो ख़त्म ही हो गया, है ना। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। सेकंड आता है विंड क्रिस्टिन एंड विंड ब्लास्टिंग्स। तो ये भी एक प्लांट है, इसको किस में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में हम इसको यूज़ करते हैं, ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। ठीक है, फिर आता है टेक्सास बकाटा। टेक्सास बकाटा को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, इसको यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। फिर नेक्स्ट आपको पता ही है तुलसी, ब्रह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलगो, गिलॉय एक्सेट्रा हैव एड्स रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो एड्स वाली डिजीज़ होती है ना, इन सब से अगर आपको रेजिस्ट करना है तो इन सब को आप यूज़ कर सकते हो। और आजकल तो जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में भी हम इन सब को यूज़ कर सकते हैं। यही यूज़ करते हैं, तुलसी, ब्रह्मी, अश्वगंधा, इन सबको मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं और वही पीते हैं। तो अभी तक ये जो कोरोना है ये इसी से ही क्या हो रहा है, कंट्रोल में हो रहा है। ठीक है, तो इनकी भी खुद की अपनी क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट पॉइंट था इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज द सेकंड पॉइंट मेडिसिनल वैल्यू, एंड थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी या फिर इन्वायरमेंटल वैल्यूज। सो नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ फूड चेन। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये फूड चेन क्या होती है। सो इन फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द अनदर।
फूड चेन में क्या होता है, एक कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और ये दूसरे वाला किसी तीसरे को खाता है, और ये जो फर्स्ट वाला ऑर्गेनिज्म है ये भी तो किसी को खाता होगा, ये वाला किसी को खाता है, फिर इसको कोई खाता है, फिर इसको कोई खाता है। इस तरह से ये जो चेन है इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन। यानी कि ये सपोज कर लो मैंने फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो इस फर्स्ट वाले को खाता है, थर्ड वाला है वो इस सेकंड वाले को खा रहा है, फोर्थ वाला है वो इस थर्ड वाले को खा रहा है। तो इस तरह से क्या चल रही है, फूड चेन चल रही है। सो इन फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द अनदर, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंज्यूम करता है। सो वन स्पीसीज डिपेंड ऑन अनदर स्पीसीज, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्पीसीज है वो किसी दूसरे स्पीसीज पर क्या रहती है, डिपेंड रहती है। जैसे कि सपोज करो इसमें से मैंने ये थर्ड वाले ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया, तो अब ये फोर्थ वाला क्या खाएगा, फोर्थ वाला किसको खाएगा, अगर ये ख़त्म हो गया तो फोर्थ वाला किसको खाएगा, इसके नंबर्स में भी कमी आ जाएगी, साथ ही साथ ये जो सेकंड वाला है इसके नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि अब इसको खाने वाला कोई नहीं है। सो इस सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला था इसको कौन खा रहा था, ये थर्ड वाला खा रहा था। अगर ये थर्ड वाला ख़त्म हो जाता तो ये सेकंड वाले के नंबर बढ़ जाएंगे और ये जो फोर्थ वाला है इसके नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि ये तो सिर्फ थर्ड वाले पर डिपेंड था, है ना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले रखा है। ग्रासेस को कौन खाती है, रैट खाती है, रैट को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो रैट को कौन खा रहा है, ग्रास खा रहा है, स्नेक किसको खा रहा है, रैट को खा रहा है। तो यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है, जो रैट है वो ग्रास पर डिपेंड है, जो स्नेक है वो रैट पर डिपेंड है और जो हॉक है वो स्नेक पर डिपेंड है। सो इन फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर, सो वन स्पीसीज डिपेंड ऑन अनदर स्पीसीज। अब सपोज कर लो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उस पर्टिकुलर एरिया पर ये वाली फूड चेन चल रही है। अब मैं यहाँ पर किसको ख़त्म कर रही हूँ, रैट को ख़त्म कर रही हूँ। किसको ख़त्म कर रही हूँ, रैट को। सपोज करो उस पर्टिकुलर एरिया पर रैट्स के नंबर कम हो गए, रैट्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया पर रैट ख़त्म हो गए और स्नेक किसको कंज्यूम कर रहा था, रैट को कंज्यूम कर रहा था। अब रैट के अलावा ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है वहाँ पर जिसको स्नेक कंज्यूम कर सके। तो बताओ स्नैक के नंबर्स में कमी आएगी, क्या ये सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका फूड तो ख़त्म हो गया। तो ये जो स्नैक के नंबर है ये भी कम हो जाएंगे। रैट तो अपने आप ही कम हो गया लेकिन उसके साथ साथ स्नेक के नंबर भी कम हो जाएंगे। और अगर स्नेक ख़त्म हो जाएंगे तो क्या ये हॉक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो हॉक था वो तो स्नेक को कंज्यूम कर रहा था। अब स्नेक ही नहीं बचेंगे तो हॉक किसको खाएगा, तो हॉक के नंबर भी कम हो गए। और सबसे ज़्यादा नंबर किसके बढ़ गए, ग्रासेस के। बहुत ज़्यादा ग्रासेस हो गई, सबसे ज़्यादा नंबर किसके हो गए, ग्रासेस के हो गए। ठीक है, अब सपोज कर लो मैंने स्नेक को ख़त्म कर दिया, स्नेक जो है वो ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया उस पर्टिकुलर एरिया से। तो क्या रहेगा, रैट, ग्रास और हॉक। स्नेक को कंज्यूम कौन कंज्यूम करता है, हॉक कंज्यूम करता है। अगर स्नेक ख़त्म हो गए तो हॉक भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हॉक भी ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर स्नेक ख़त्म हो जाएंगे तो इस रैट को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो रैट्स के नंबर बढ़ जाएंगे, रैट्स के नंबर बढ़ जाएंगे। रैट्स के नंबर बढ़ गए, हॉक और स्नेक ख़त्म हो गए। तो देखो पूरा का पूरा फूड चेन जो था वो डिस्टर्ब हो गया वहाँ पर। तो कोई भी जगह होती है, कोई भी प्लेस होती है, वहाँ पर कोई ना कोई फूड चेन होती है। उस फूड चेन को अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे तो पूरा इकोसिस्टम ही अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, फूड चेन का प्रोटेक्शन करना है, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी कैसा रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीसीज में रिजल्ट इन अ डेंजर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द फूड चेन। अगर हम एक भी स्पीसीज को ख़त्म कर रहे हैं तो पूरी की पूरी फूड चेन ही क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इट ऑल्सो डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इससे क्या होगा, साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ फूड चेन। नाउ लेट्स मूव। सो नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल वैल्यूज।
ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट में हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फूड चेन एंड सेकंड वन इज रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सो देखो नाइट्रोजन साइकिल जो है उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है? अगर जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से ख़त्म हो, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं उस नाइट्रोजन को, तो अगर हम उस नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में वो ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के कारण कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो उस नाइट्रोजन को वापस कहाँ भेज देते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो सबसे पहले देखो रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट। ये जो न्यूट्रिएंट्स है या तो हमें एयर से मिल रहे हैं या हमें अर्थ से मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनको कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहा है। और प्लांट किन की हेल्प से ले रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो वो प्लांट्स डायरेक्टली ले रहे हैं या फिर वो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ले रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ले रहे हैं। प्लांट से किस में जाएगा? एनिमल्स में जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एनिमल्स है वो लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। अगर ये लेते जाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन होगा ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो नाइट्रोजन है वो तो ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि इस नाइट्रोजन को प्लांट ले रहा है, प्लांट को एनिमल खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो एनिमल्स है इनकी डेथ होगी, ये जो प्लांट्स है इनकी भी डेथ होगी, और डेथ होने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इनको डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद जो इनके न्यूट्रिएंट होते हैं यानी कि इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो देखो किसने हेल्प की? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही अच्छी तरह से ये क्या होगा? रेगुलेशन होगा किसका? नाइट्रोजन साइकिल का। क्योंकि ये सारा काम कर कौन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो इनको डीकम्पोज कर रहे हैं, और अगर इनको डीकम्पोज करने वाला कोई नहीं होगा तो वापस नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी कैसे? ठीक है, सो हायर द बायोडाइवर्सिटी इजी द रिसाइकलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। इसी का पार्ट है, एनवायरमेंटल वैल्यू का ही पार्ट है। सेकंड पॉइंट इसका रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। अब कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट आपको पता है ना, तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं? उस पॉल्यूटेंट को ख़त्म कर रहे हैं। सो सबसे फर्स्ट है कैथरांथस रोजेस। ठीक है, सो ये क्या करते हैं? एबिलिटी टू डिसइंटीग्रेट द एक्सप्लोजिव, यानी कि जो हमारे नेचर में एक्सप्लोजिव है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टीएनटी। टीएनटी क्या होता है? टाइन नाइट्रो टॉल्विंग, और ये क्या है? एक तरह का एक्सप्लोजिव है। ये एक तरह का क्या है? एक्सप्लोजिव है। तो इसको भी डिसइंटीग्रेट करने के लिए, इसको भी ख़त्म करने के लिए इस रोजेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता तो इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए कोई नहीं होता, है ना। तो इसलिए जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट हमारी इन्वायरमेंट से उतनी ही जल्दी ख़त्म होंगे। नेक्स्ट आता है स्यूडोमोनास यूटिडा एंड एर्थोबैक्टर विस्कस। ये क्या करते हैं? एबिलिटी टू रिमूव द हैवी मेटल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट में बहुत सारी मेटल्स होती है, तो उन मेटल्स को कंज्यूम कौन करते हैं? ये करते हैं एर्थोबैक्टर विस्कस। ये सारे क्या करते हैं? इनको कंज्यूम कर लेते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। अगर इन हैवी मेटल्स को ये कंज्यूम नहीं करते तो क्या होता? हमारा जो इन्वायरमेंट था वो पोल्यूट हो जाता, हमारा जो वाटर था वो पोल्यूट हो जाता, लेकिन इनके कारण हमारा वाटर पोल्यूट होने से बच गया, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होने से बच गया। नेक्स्ट आता है राइजोपस और राइजा। ये क्या करते हैं? एबिलिटी टू रिमूव द यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम भी एक तरह से एक्सप्लोजन्स का काम करते हैं, तो इसको भी रिमूव करने का काम किसका है? इनका है, और ये एक तरह की क्या है? फंजाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पेंसिलियम क्राइसोजेनियम। ये क्या करता है? एलिमिनेट द रेडियम, और ये जो रेडियम है ये भी एक तरह का एक्सप्लोजन का काम करता है, सो इट एलिमिनेट्स द रेडियम। तो देखो कितने सारे जो एक्सप्लोजिव्स थे, कितने सारे जो पोल्यूटेंट थे, उन सबको कौन कंज्यूम कर रहा है, उन सबको कौन ख़त्म कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है? ये सारे
बैक्टीरिया ये जो है ये क्या कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी के कारण ही हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से बच रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब ये अलग पॉइंट है, इन्वायरमेंटल वैल्यू वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोशल, कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, यानी कि कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस है जिसको लोग मानते हैं और उनको मानने की वजह से लोग क्या करते हैं, उस बायोडाइवर्सिटी की वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है पीपल, बैनियन ट्री। तो इन सबको जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये कोई क्या है, अच्छा है, हमारे लिए शुभ है। तो इस वजह से क्या करते हैं लोग, इनकी पूजा करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी सोशल कल्चर भी बढ़ती जाएगी, भगवान के लिए हमारा विश्वास बढ़ेगा। सो पीपल, बैनियन ट्री, मैंगो, बेसिल, आंवला, बेसिल यानी कि तुलसी, बनाना आर द वर्शिप इन आर कल्चर, इन सब की हमारे कल्चर में पूजा की जाती है। काउ, रैट, पिकॉक आर ऑफ रिलीजियस बिलीफ, और ये जो काउ है, रैट है, पिकॉक है, इन सब का हमारा क्या है, रिलीजियस बिलीफ है। सम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कॉल्ड देव वंश, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनको लोग मानते हैं कि ये देव वंश है। देव वंश यानी कि यहाँ पर देवता आते हैं, कुछ वंश को लोग ऐसा मानते हैं, कुछ फॉरेस्ट को लोग ऐसा, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर भगवान आते हैं और इस वजह से वो उस फॉरेस्ट की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी इज़ एन आउटस्टैंडिंग गिफ्ट ऑफ नेचर। बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक आउटस्टैंडिंग गिफ्ट है नेचर का, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि ये जो लाइन लिखी है, ये वाली बायोडाइवर्सिटी वाली, ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके लिखा है कि हम ये कह सकते हैं इन सारे पॉइंट के बेसिस पर कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक आउटस्टैंडिंग गिफ्ट है हमारे नेचर के लिए, जो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, लाइफ पर, अर्थ पर लाइफ होने के लिए। ठीक है, हमारे अर्थ पर जो लाइफ है उसका रीज़न क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो पॉसिबल नहीं था अर्थ पर लाइफ होना, बायोडाइवर्सिटी के कारण ही अर्थ पर क्या है, लाइफ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये इम्पोर्टेंस इसके समझ में आए होंगे बायोडाइवर्सिटी के। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है हैबिटेट लॉस। तो अगर हम किसी का हैबिटेट को ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो स्पीसीज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन एक्सपैंड इट्स एक्टिविटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और ह्यूमन क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी के लिए इन हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है and destroy the natural habitat of other organism. It is the great cause. जिससे क्या हो रहा है, वहाँ की जो स्पीसीज है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। सो इट इज़ द ग्रेटेस्ट कोज, ये सबसे बड़ा कोज है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। कौन सा है, हैबिटेट लॉस। ठीक है, सेकेंड इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अब देखो ये हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, उसको तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहाँ की अंदर जो स्पीसीज़ रह रही थी वो सब क्या हो जाएगी, वो सब भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने उसके हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। तो ये तो होता है हैबिटेट लॉस। ठीक है, अब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। सपोज़ करो ये कोई जगह है और इस जगह में से ये फॉरेस्ट, मान लो ये फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के फ्रेगमेंटेशन कर दिए, यानी कि टुकड़े कर दिए। टुकड़े कैसे, बीच बीच में से रोड्स निकाल दी, बीच बीच में से क्या निकाल दी, रोड्स निकाल दी। तो वहाँ पर जो स्पीसीज़ रह रही थी वो अब हर जगह पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब अगर इस वाली स्पीसीज़ को इस वाली जगह पर जाना है तो उसको ये रोड क्रॉस करके जाना होगा, इस वाली स्पीसीज़ को इधर जाना है तो इसको भी ये रोड क्रॉस करके जाना होगा, इसको इधर जाना है तो इसको भी रोड क्रॉस करके जाना होगा, इसको इधर जाना है तो इसको भी रोड क्रॉस करके जाना होगा। तो इस तरह से पूरा जो फॉरेस्ट था, पूरा जो उनका हैबिटेट था वो क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, टुकड़ों में बट गया।
ठीक है। फ्रेगमेंट होने के कारण क्या हुआ, ये जो हैबिटेट यहाँ पे ये जो स्पीसीज़ रह रही थी, जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, उनको डिफ़िकल्टीज़ होने लग गई। उनको अगर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में जाना है तो उनको रोड के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, और हो सकता है कोई बाइक या कार आ रही हो तो वो उनके नीचे आकर उनकी डेथ हो जाए। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्या होने लग गई, प्रॉब्लम होने लग गई। और ये भी किसका रीज़न है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ये कुछ उसी तरह की बात है। सपोज़ करो आप अपने घर में रह रहे हो और घर में आपके किचन के बीच में, ये किचन है और ये आपका रूम है, और किचन और रूम के बीच में एक रोड निकाल दी जाए। अब रोड पे बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे। अब आपको रूम से किचन तक जाना है तो बहुत संभल के जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी और आप वहाँ पर रह ही नहीं पाओगे। बीच में से सड़क निकाल दी, और जब बीच में से सड़क निकाल दी तो क्या वहाँ पर रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। सेम इन्हीं के साथ हो रहा था ऐसा कि वो अब वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली उनका जो हैबिटेट था वो उनसे क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, हमने उस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन उसको फ्रेगमेंट कर दिया जिससे कि जो स्पीसीज थी, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको डिफ़िकल्टीज फेस होने लग गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, और जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होने लग गई। ठीक है, दिस इज़ द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये रोड वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, द ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इन्हेंस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन द अर्थ। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो क्या कर रही है, रेगुलरली ग्रीन हाउस गैसेज के अमाउंट को बढ़ा रही है। सो एक बार आप ये देखो कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ठीक है, सो सपोज़ करो कि ये कोई प्लांट है, जैसे नर्सरी वगैरह होती है, तो नर्सरी में प्लांट को जल्दी से ग्रो करवाने के लिए क्या करते हैं, उसको ग्रीन हाउस में रखते हैं। और ग्रीन हाउस क्या है, ये प्लांट है, और इस प्लांट के अराउंड में एक ग्लास का होम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ग्लास का होम बना देते हैं। अब ये ग्लास का होम बनाने से हुआ क्या, सन की जो रेज होंगी, इस ग्लास के होम को बनाने के बाद इसके अंदर किसको रख दिया, प्लांट को रख दिया, और इसको रख दिया धूप के अंदर। धूप में रखेंगे तो सारी की सारी जो सन रेज है वो अंदर तो आएंगी, अंदर आ जाएंगी, और जब सारी की सारी सन रेज अंदर आएंगी तो इस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट तो चाहिए। और अगर हमने सनलाइट में रख दिया और उसके अराउंड में हमने ग्लास बना दिया, तो ग्लास बनाने से क्या हुआ, सारी की सारी सन रेज अंदर पास हो गई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट था, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है। सो इसके अंदर से क्या आ जाएंगी, सारी की सारी लाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब लाइट अंदर तो आ गई लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी, यानी कि ये सारी की सारी रेज अंदर तो आ रही है, सारी की सारी रेज अंदर तो आ रही है, लेकिन ये अंदर ही ट्रैप रहेंगी, बाहर नहीं जा पाएंगी। और इस इफ़ेक्ट से क्या होगा, सारी की सारी हीट अंदर जमा होगी और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है, ये होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस में हमने क्या किया, ग्लास का एक हाउस बना दिया, उसको सनलाइट में रख दिया, सारी की सारी सन की लाइट अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी, और अगर बाहर नहीं जा पाएंगी, अंदर ही ट्रैप रहेंगी, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, प्लांट की अंदर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, अंदर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब यही होता है कुछ हमारे अर्थ के साथ। ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ के अराउंड में क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। हमारे अर्थ के अराउंड में क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो सन की जो लाइट है वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर तो कर जाएंगी, लेकिन अर्थ से बाहर नहीं जा पाएंगी, इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएंगी। अंदर तो आ जाएंगी सारी की सारी सनलाइट, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। और अगर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसी तरह से बढ़ती रही तो जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है जो कि बाहर नहीं जा पा रही है एटमॉस्फेयर के, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ख़त्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
सारी की सारी सनलाइट अंदर तो आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, सिर्फ और सिर्फ वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह गई। और जब वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी है उनको मुश्किल होगी, उनको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ये बोल रखे हैं कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाय, अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ता है तो क्या होता है, 70% ऑफ स्पीसीज विल फेस अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो मैक्सिमम 70% जो बायोडाइवर्सिटी है उसके एक्सटिंक्ट होने का डेंजर बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। ठीक है, इतने से टेम्परेचर से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से और क्या होगा। आपने एक बात सुनी होगी, उत्तराखंड में अभी जो हुआ है ग्लेशियर मेल्ट हो गया, और ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो सारा का सारा जो वाटर है, जो ग्लेशियर है पूरा का पूरा उसमें वाटर है, मेल्ट होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो चला गया सी के अंदर, और जब सी के अंदर चला गया तो उसका लेवल बढ़ गया, सी का लेवल बढ़ गया, सी के वाटर का लेवल बढ़ गया, और जब वाटर का लेवल बढ़ गया तो वो कोस्टल एरिया में आ जाएगा, वहाँ के एरिया में चला जाएगा, और एरिया में चला जाएगा तो वहाँ पर फ्लड आ सकती है, और वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, उन सबको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कुछ बता रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस मेल्ट होने लग जाएगी। आइस यानी कि जो पोल्स पर ग्लेशियर प्रेजेंट है, पोल्स पर जो आइस प्रेजेंट है वो सारी की सारी मेल्ट होने लग जाएगी, और अगर वो मेल्ट होगी तो सी के लेवल में इंक्रीज होगा, सी का जो लेवल है वो राइज होगा, सी में वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। सो वाटर लेवल ऑफ द सी इंक्रीजेज एंड द लैंड अवेलेबिलिटी डिक्रीजेज, और जो लैंड है अगर पूरा का पूरा वाटर फैल जाएगा तो लैंड में कमी आएगी, लैंड में कमी आएगी एंड इट अफेक्ट दी डाइवर्सिटी। और ये किसको अफेक्ट करेगा, डाइवर्सिटी करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी अभी जो करंटली हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यही हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ये टेम्परेचर बढ़ा किससे है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, कि ह्यूमन ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये बढ़ती जा रही है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, और अगर वो बाहर नहीं जा पाएंगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा सी में, और वाटर का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ भी आ सकती है, फ्लड भी आ सकता है, जिससे डाइवर्सिटी अफेक्ट हो। ओके, सो दिस इज द पॉइंट क्लाइमेट चेंज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो जो पॉल्यूशन ख़त्म करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है तो पॉल्यूटेंट ख़त्म करने वाले, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को ख़त्म करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पर यही बता रखा है, मैनी प्लांट्स एंड वाटर आर डिस्ट्रॉय इन द वाटर एंड लैंड। जितने भी प्लांट्स है, वाटर है, वो सारे किससे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आर डिस्ट्रॉय इन वाटर एंड लैंड, लैंड और वाटर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट। कैसे हो रहे हैं ये ख़त्म, क्योंकि इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो क्या कर रहा है, उन प्लांट्स को और उन वाटर को गंदा कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, और उस पोल्यूटेंट को कंज्यूम करने वाले, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा था उसको कंज्यूम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ख़त्म हो गए, उसको कंज्यूम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ख़त्म हो गए। तो अगर इनको कंज्यूम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे तो जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा वाटर में जाएगा, और वाटर में जाने की वजह से वो पूरा का पूरा वाटर कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर से ये जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, ये सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो रहे हैं तो। सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स आर डिस्ट्रॉय बाय द एसिड रेन। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं, एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। कैसे होती है एसिड रेन, सल्फ़र के कंपोनेंट्स और नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स ये मिलकर क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं, और हमारी रेन की फॉर्म में क्या आती है, एसिड रेन आती है। और ये सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे आ रहे हैं,
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ रहे हैं एग्जॉस्ट से, व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या करिए, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करिए, जैसे कि एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे तो जितना भी पोल्यूट को कम कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे पोल्यूट हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, अब हम क्या करते हैं हमारी क्रॉप्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। मैन्योर को ऐड करने के बजाय, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। और अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, एंड इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उन सबको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये एसिड रेन डिस्ट्रॉय कर रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो इंसेक्टिसाइड्स भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी कैसा हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। सो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या क्या इंपॉर्टेंस रही, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसकी वजह से लॉस हो रही है। फर्स्ट था अगर हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो अल्टीमेटली जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कर देंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूट हो रहा है किसकी वजह से, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने की वजह से। और वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूट यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं, एसिड रेन और एसिड रेन की वजह से, और किसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।